तो अब अपने आप को इंट्रोड्यूस करा देते हैं। डॉक्टर अश्विनी उखड़कर मैडम, ये अश्विनी किडनी एंड डायलिसिस सेंटर में गए 25 से ज़्यादा बरस तक एक एडमिनिस्ट्रेटर और एक पैथोलॉजिस्ट के हैसियत से काम की। और जब हिंदुस्तान में पहली बार डायलिसिस सेंटर्स का एक्रीडेशन करने की बात हुई, तब वो पहली बैच की क्वालिफाइड ऑडिटर है। और अब वो स्टैंडर्ड्स रिवाइज़ हुए, हर 3 बरस में स्टैंडर्ड्स रिवाइज़ होते हैं। तो ये बार के स्टैंडर्ड रिवीजन की टेक्निकल कमिटी भी मैडम थी। मैडम ने हैंडबुक ऑफ डायलिसिस फॉर Excuse me, टेक्निक sir. Your voice is not clear. ओके, सॉरी। Let me try again. So she has been an author of the chapter in Handbook of Dialysis for Technicians, published by Central India Nephrology Society. Is it clear now? और एक Yes, सर्टिफिकेट sir. Now clear. Yes, sir. Yes. और एक हमने नागपुर यूनिवर्सिटी के साथ में एक डायलिसिस टेक्नीशियंस के लिए 6 मंथ्स का कोर्स किया था। उस कोर्स की मैडम फैकल्टी रह चुकी है। और फिर महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एक टेक्निकल बोर्ड है, उनकी डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स में भी मैडम ये एक फैकल्टी रह चुकी है। और जो देश में पहली बार डायलिसिस टेक्नीशियंस के लिए एक ऐप बना है, उसकी मैडम फाउंडर है और ऑथर है। तो मैडम को बहुत अनुभव है डायलिसिस सेंटर्स में क्वालिटी को मेंटेन करने में। मैडम एनएबीएच की भी ऑडिटर है हॉस्पिटल्स के लिए भी। थैंक यू। थैंक यू सर। शायद मैं क्लियर हूँ, ऑडिबल हूँ, तो मैं प्रोसीड करती हूँ। थैंक यू। हाँ जी, प्लीज बोलिए। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोगों ने रीच आउट किया और मुझे ये मौका दिया कि आपको अलग से मैं वेबिनार लूँ, क्योंकि मुझे टीचिंग में बहुत रुचि है, बहुत इंटरेस्ट है, और इसीलिए मैंने ये नेफलर्न बोल के ऐप जो है वो चालू किया है, जिसमें बहुत सारे वीडियोस हैं, हर छोटे छोटे टेक्निक्स के बारे में वीडियोस हैं, एमसीक्यूज भी है। तो यदि आप बारीकी जानना चाहें तो यू कैन डेफिनेटली टेक द ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। तो आज हम सीखने जा रहे हैं आरओ के बारे में 3 चीजें। सबसे पहले फैक्ट्स एंड फिगर्स। जिस तरीके से हमें पल्स, बीपी और टेम्परेचर हर मरीज का इजीली याद रहता है, उसी तरीके से हमें फैक्ट्स एंड फिगर्स आरओ के बारे में भी जानना जरूरी है, क्योंकि काफी नए टेक्नीशियंस हम देखते हैं जिनको आरओ के बारे में न क्लोरीन की लेवल मालूम होती है, न टीडीएस, न पीएच, न कुछ भी, न कंडक्टिविटी, एनीथिंग। तो ये जानना जरूरी है। प्लस आरओ में जब हम जाते हैं तो इसका ट्रबल शूटिंग कैसे करें, इसमें खराबियां क्या है, ये कैसे पहचाने, और फिर फाइनली उसका प्रिवेंटिव मैम मेंटेनेंस। साउंड क्लियर नहीं आ रहा। साउंड क्लियर नहीं आ रहा? अभी आ रहा है? ओके। सो ये आरओ का सिस्टम जो है शायद आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा। पहले पानी आता है रॉ वाटर टैंक में, जिसे हम फीड वाटर या रॉ वाटर कहते हैं। उसके बाद में पानी प्री ट्रीटमेंट सिस्टम से गुजरता है, उसके बाद रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम से, और फाइनली पोस्ट ट्रीटमेंट सिस्टम से। और फिर पानी जो बनता है प्योर, उसे हम डायलिसिस मशीन में ले लेते हैं। तो ये फीड वाटर या रॉ वाटर टैंक जो है, यहीं से हमारी क्वालिटी की शुरुआत होती है। काफी बार हमने देखा है कि रॉ वाटर टैंक की तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता, और उसमें काफी बार पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स जमा हो जाते हैं, और फिर आगे के फिल्टर्स सारे क्लॉट हो जाते हैं। रॉ वाटर अलग अलग सोर्सेस से आता है, या तो वेल से यानी कुएं से, या हमारे यहाँ जो 2-3 साल पहले तो बहुत पानी की कमी थी, तो हमारे यहाँ तो दिन रात टैंकर आया करते थे, या फिर हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी हमें पानी देते हैं नल से। किस तरीके से पानी आ रहा है, उसका कैरेक्टर क्या है, उसका टीडीएस कितना है, उसका क्लोरीन लेवल कितना है, वो सब जानकारी हमें रखनी चाहिए, और इसे रेगुलरली साफ करना चाहिए। ठंडी के देशों में, अब पता नहीं आपके यहाँ कितना गर्म या ठंडा रहता है, पर कोई कोई देशों में बहुत ही ठंडा मौसम रहता है, और पानी जो इनकमिंग वाटर है अपने आरओ सिस्टम में या वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम में, वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर का होना चाहिए, 77 to 80 डिग्रीज फ़ारेनहाइट, या 25 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड। क्यों?
क्योंकि हर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट से अगर पानी का तापमान कम हो जाए तो अपनी आरओ मेम्ब्रेन की एफिशिएंसी 1.5% से कम होती है। तो मान लो अगर 100 लीटर्स पर आवर आपके आरओ मेम्ब्रेन की एफिशिएंसी है और आपका तापमान 77 के बदले 76 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाए, तो अभी आपको पानी मिलेगा 98.5 लीटर्स पर आवर, नॉट 100 लीटर्स पर आवर। इसको नॉर्मलाइजेशन भी कहते हैं और इसे हमें याद रखना है, क्योंकि आगे मैं आपको प्रॉब्लम जब बताऊंगी तब आपको ध्यान में आएगा कि इस कैलकुलेशन को यूज करते हैं। बैकफ्लो प्रिवेंशन डिवाइस रहता है जो ऑलरेडी जो ट्रीटेड वाटर है उसे वापस ना आने दें और उसे वापस हमारे फीड वाटर से मिक्स ना होने दें। और फिर आता है बूस्टर पंप, क्योंकि हर आरओ सिस्टम में या वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम में एक पर्टिकुलर प्रेशर से ही पानी जाना चाहिए। अगर वो प्रेशर मेंटेन ना हो तो फिर पानी कम आएगा और हर कंपोनेंट के साथ कम इंटरेक्ट होगा और फिर उस पानी का ट्रीटमेंट सही नहीं होगा। फिर आते हैं प्री ट्रीटमेंट कंपोनेंट्स पे। काफी सारी जगह जो इनकमिंग वाटर है उसका पीएच बहुत कम होता है या फिर बहुत ज्यादा होता है। अगर ज्यादा पीएच है मतलब अल्कलाइन है, जैसे 8 या 9 या 10 हो गया, जैसे हमारे यहाँ बारिश के दिनों में कॉमनली पाया जाता है कि अल्कलाइन वाटर आता है नल के पानी में, उस समय हमें केमिकल इंजेक्शन सिस्टम्स का उपयोग करना होगा और माइल्ड एसिड को मिक्स करना होगा। सेम में आते हैं सैंड फिल्टर्स, सॉफ्टनर और कार्बन टैंक्स। ये तीनों कंपोनेंट्स जो है दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द प्री ट्रीटमेंट सिस्टम। अब एक एक करके देखते हैं। सैंड फिल्टर, इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, रॉक्स हैं और सैंड है अलग अलग साइज के, और इसका काम है, सैंड फिल्टर का काम है कि वो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज को निकाल दे। इसे मल्टीमीडिया फिल्टर भी कहते हैं। इसकी तरफ हमें ध्यान देना है कि इसका बैकवॉश रेगुलरली होना ही चाहिए। क्यों? अगर आप रेती में कभी गए होंगे बीच पर, तो आपने देखा है कि जो गीली बालू है उसमें हमारे फुटप्रिंट्स आते हैं, राइट? इसी तरीके से जब पानी कंटिन्यूसली एक दिशा से बहता है सैंड फिल्टर में, अपना वो रास्ता बनाता है और फिर उसी रास्ते के इर्द गिर्द सैंड पार्टिकल्स इम्प्योरिटीज को निकालते हैं, पर बाकी का जो पूरा सैंड है वो अनयूज्ड रह जाता है और इस पाथ की जो क्षमता है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, पर हमारे पास अभी भी क्षमता तो है जो हम यूज नहीं कर रहे हैं। जब हम बैक वॉश करते हैं तो ये सारा सैंड मिक्स हो जाता है और फिर से हमें पूरा सैंड यूज करने के लिए मिल जाता है। इसी तरह से जो पानी अगर आपके फुटप्रिंट्स पे चला जाए तो आपकी फुटप्रिंट्स निकल जाएंगी। उसी तरीके से ये बैकवॉश का भी सिस्टम काम करता है और इसलिए बैकवॉश करना बहुत बहुत जरूरी है। अभी हम आते हैं सॉफ्टनर के पास। सॉफ्टनर का नाम ही बताता है कि वो हार्ड डिस्क को रिमूव करता है, करेक्ट? और हार्ड एलिमेंट्स कौन से हैं? मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। और ये निकाले जाते हैं कैसे? कैल्शियम सॉफ्टनर के अंदर बहुत सारे पॉलीस्टाइरीन बीडेड रेजिन्स होते हैं और ये हर छोटे छोटे बीड के ऊपर सोडियम क्लोराइड चिपका हुआ रहता है। आयन एक्सचेंज से सोडियम एक्सचेंज होता है और मैग्नीशियम कैल्शियम यहाँ चिपक जाता है, सोडियम निकाल दिया जाता है एज सोडियम क्लोराइड। पर जब ये पार्टिकल्स या बीडेड रेजिन्स है उस पे सारा मैग्नीशियम और कैल्शियम चिपक जाए तो फिर बचा हुआ जो कैपेसिटी है वो कम हो जाएगा और तब हमें ये मैग्नीशियम कैल्शियम को इसमें से निकाल करके फिर से सोडियम यहाँ पे चिपकाना है और इसकी जरूरत होती है ब्राइन टैंक की। ब्राइन टैंक यानी कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम सोल्यूशन इसलिए यूज किया जाता है ताकि ये सोडियम फिर से यहाँ पे रिप्लेस करें और मैग्नीशियम कैल्शियम हमारे ड्रेन से निकल जाए और फिर से ये बीडेड रेजिन्स जो है सोडियम से कोटेड हो जाए और हम उसको दोबारा यूज कर सके। और दैट इज व्हाई वी नीड अ ब्राइन टैंक। और इस सारे प्रोसेस को हम बोलते हैं रीजेनरेशन। यानी रीजेनरेशन, बैकवॉश और ब्राइन टैंक ये तीन चीजें बहुत जरूरी है सॉफ्टनर के मेंटेनेंस में। तो यदि सॉफ्टनर में अगर प्रॉब्लम्स हो जाए तो मरीज में लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे उनको बोन डिजीज होती है और हमारी मशीन्स को डैमेज होता है। आपने देखे होंगे कि डिपॉजिट्स बनते हैं सारे हाइड्रोलिक्स में या फिर कभी कभी इवन हैंडसेन कनेक्टर्स में, है ना, या पोर्ट्स में भी। तो ये सारा होता है बिकॉज हार्डनेस ज्यादा है पानी में। और हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं इसको? एक तो हार्डनेस की किट आती है, हमको ब्राइन टैंक चेक करना है और प्रेशर गेजेस चेक करने हैं।
तो ये रूल ऑफ थंब है कि हर कंपोनेंट के पहले और बाद में एक प्रेशर गेज होना चाहिए और दोनों प्रेशर गेज के रीडिंग्स के डिफरेंस को नोट करना चाहिए। अगर 10 psi यानी 10 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच से ज्यादा डिफरेंस हो यानी उस कंपोनेंट में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। और फिर हम सॉफ्टनर को बैक वॉश करके रीजेनरेशन करेंगे, ब्राइन टैंक को चेंज करेंगे और यदि इससे भी काम ना हो तो फाइनली हमें सॉफ्टनर को चेंज करना होगा। फिर आते हैं कार्बन टैंक्स। वो दो तरीके के होते हैं, एक वर्कर टैंक और सेकंड होता है पॉलिशर टैंक। इन दोनों को इंटरचेंज भी कर सकते हैं यदि जरूरत पड़े तो। और इसमें भरा होता है ग्रैन्युलर एक्टिवेटेड चारकोल जो बनता है कोकोनट शेल्स, पीच पिट्स, लकड़े से या हड्डी से भी। इसके पार्टिकल्स अलग अलग साइज के हैं और स्मॉल टू बिग, और इसके साइज को कहा जाता है मैश साइज। मेन काम है कार्बन टैंक्स का क्लोरीन और क्लोरामीन रिमूव करना बाय एडसॉर्प्शन। तो मैश साइज कौन सा यूज करना चाहिए? 12x40 का मैश साइज ये आइडियल होता है, या फिर इससे भी स्मॉल, ताकि हमें लार्ज सरफेस एरिया मिले जहां पे एक्सचेंज हो सके, एडसॉर्प्शन हो सके। और इसका आयोडीन रेटिंग 900 से ज्यादा होना चाहिए। आयोडीन रेटिंग क्या है? ये है मेजर ऑफ कार्बन एब्जॉर्प्शन, यानी कितना कार्बन एब्जॉर्ब कर पा रही है ये अपनी चारकोल। तीसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे एम्प्टी बेड कॉन्टैक्ट टाइम। एम्प्टी बेड कॉन्टैक्ट टाइम मतलब पानी कितने समय के लिए इस चारकोल के साथ कॉन्टैक्ट में है। तो पानी अंदर आता है, अपने टैंक में थोड़ी देर रहता है और फिर वो बाहर निकलता है। इसे एम्प्टी बेड कॉन्टैक्ट टाइम कहते हैं। और पहले वर्कर टैंक में 5 मिनट और उसके बाद पॉलिशर टैंक में 5 मिनट, इस तरीके से 10 मिनट आइडियल है। क्लोरीन अगर रिमूव करना है, फ्री क्लोरीन, तो 4 से 7 मिनट इनफ है। बट क्लोरामीन्स अगर हमें रिमूव करना है तो कम से कम 10 मिनट या उससे भी ज्यादा हमें कॉन्टैक्ट टाइम रखना चाहिए। इसे गिना कैसे जाता है? एम्प्टी बेड कॉन्टैक्ट टाइम के बहुत सारे ऑनलाइन कैलकुलेटर्स अवेलेबल है। आपको अपने टैंक का डायमीटर सेंटीमीटर्स में और उस टैंक का लेंथ सेंटीमीटर्स में, और फिर आपका फ्लो रेट क्या है पानी का, ये 3 चीजें अगर मालूम है तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा एम्प्टी बेड कॉन्टैक्ट टाइम कितना है। तो यदि कार्बन टैंक में प्रॉब्लम्स हो तो क्लोरीन और क्लोरामीन का मेन फोकस है कि ये ऑक्सीडेंट्स होते हैं, मतलब ये कोई भी सेल वॉल के ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो यदि हमारे खून में आ जाए क्लोरीन या क्लोरामीन्स तो हमारे रेड ब्लड सेल यानी खून पेशियों से ऑक्सीजन निकाल देते हैं और रेड सेल मेम्ब्रेन फिर रप्चर हो जाती है, यानी होता है हीमोलाइसिस। अब हम टेस्ट करने जाएंगे आरओ में, चेक करने जाएंगे, तो हम पाएंगे कि क्लोरीन और क्लोरामीन का लेवल बढ़ा हुआ है। नॉर्मली इट शुड बी लेस देन 0.1 ppm। और एम्प्टी बेड कॉन्टैक्ट टाइम जैसे मैंने कहा ऑनलाइन कैलकुलेटर लेके हम चेक कर सकते हैं। इसमें भी हम बैक वॉश करेंगे और फिर से हम क्लोरीन चेक करेंगे और जरूरत पड़ने पर रेजिन को चेंज करेंगे। फिर हमारा मेन आरओ सिस्टम आता है जिसमें आरओ पंप है और आरओ मेम्ब्रेन्स है और प्री फिल्टर्स है। आरओ पंप इसलिए जरूरी है कि डायरेक्ट फीड सिस्टम अगर आपके पास हो तो स्पीड ऑफ द पानी जो अपने आरओ मेम्ब्रेन से गुजरता है उसका स्पीड 1.5 फीट पर सेकेंड होना चाहिए, और अगर इनडायरेक्ट फीड है तो 3 फीट पर सेकेंड होना चाहिए। अब ये डायरेक्ट फीड और इनडायरेक्ट फीड क्या है? डायरेक्ट फीड मतलब आरओ से जो पानी निकला हुआ है, प्रोडक्ट वाटर, वो डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से डायलिसिस मशीन तक पहुंचता है। और इनडायरेक्ट फीड मतलब जो प्रोडक्ट वाटर आ रहा है आरओ मेम्ब्रेन से वो पहले स्टोरेज टैंक में रखा जाता है और फिर वहां से उधर डायलिसिस मशीन में भेजा जाता है। और हमारे पास रहता है आरओ पैनल। आरओ पैनल का लॉग मेंटेन करना बहुत बहुत जरूरी है ताकि आप बाद में उसको लेकर के ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं, जो मैं आपको अभी धीरे ही बताऊंगी। तो इसमें क्या क्या दिखेगा हमें दिखेगा कि इसमें टीडीएस, कंडक्टिविटी और ये सारी चीजें दिखती है। रन आवर्स टाइम, कितने समय तक चला है आरओ यूनिट। हमें ये भी दिखता है कि यहाँ पर फ्लोज कितने हैं, फ्लो रेट, प्रोडक्ट वाटर फ्लो रेट, रिजेक्ट वाटर फ्लो रेट, फीड वाटर फ्लो रेट, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे आरओ सिस्टम में गड़बड़ी है तो पेशेंट को फीवर, राइगर्स होंगे, और मेन थिंग हमें दिखाई देगा कि प्रोडक्ट वाटर आउटफ्लो कम हो गया है। तब हम जाके देखेंगे कि अरे भाई हमारे आरओ के साथ क्या हो गया है।
तो आरओ के साथ हम क्या करेंगे, या तो हम मेम्ब्रेन वॉश करेंगे अलग अलग केमिकल्स को लेके, कभी एंटी स्केलेंट कभी पेरास्टिक एसिड। फिर हम प्रेशर गेजेस चेक करेंगे, जैसे मैंने बताया था प्री एंड पोस्ट आरओ मेम्ब्रेन, अगर 10 psi से ज्यादा है मतलब प्रॉब्लम है। और हम प्रोडक्ट वाटर आउटफ्लो को मॉनिटर करते जाएंगे। अब ये टेबल ध्यान से देखिए थोड़ा सा। 3 ही प्रकार के प्रॉब्लम्स है आरओ में। पहला तो आरओ मेम्ब्रेन फाउल हो चुका है, दूसरा आरओ मेम्ब्रेन डैमेज हो चुका है, या फिर इंटरनल ओ रिंग डैमेज हो चुकी है। अब ये पहचाने कैसे कि तीनों में से क्या गड़बड़ी है। हम इस तरीके से पहचानेंगे कि फीड वाटर प्रेशर और कंडक्टिविटी, ये 2 पैरामीटर्स ही लेकर के हम तय कर सकते हैं। कैसे? अगर फीड वाटर प्रेशर बढ़ गया हो, इसका इंडिकेशन है कि आरओ मेम्ब्रेन हमारी दूषित हो गई है, या तो इसमें ज्यादा स्केलिंग हो गया है, या तो इसमें बहुत कचरा पार्टिकल्स हो गए हैं और हमें इसे क्लीन करने की जरूरत है। अगर फीड वाटर प्रेशर कम है और कंडक्टिविटी ज्यादा है, यानी हमारी आरओ मेम्ब्रेन डैमेज हो चुकी है। और अगर फीड वाटर प्रेशर मेंटेन्ड है पर कंडक्टिविटी बढ़ा हुआ है, यानी इंटरनल ओरिंग हमारे डैमेज हो चुके हैं। इसी तरीके से हम परसेंट रिजेक्शन और नॉर्मलाइज्ड परमिएट फ्लो को लेकर भी इसी को डायग्नोसिस कर सकते हैं। अब ये नॉर्मलाइज्ड परमिएट फ्लो, अगर आपको याद होगा मैंने कहा था कि 1 डिग्री फ़ारेनहाइट के लिए जैसे तापमान कम होता है इनकमिंग वाटर का, तो आरओ की एफिशिएंसी 1.5% से कम होती है। इस कैलकुलेशन को लेकर के हम तय करते हैं कि नॉर्मलाइज परमिएट फ्लो कितना है। अब एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये 2 महीने का डेटा है और हम देख रहे हैं कि जून महीने में फीड वाटर प्रेशर कम हुआ है और कंडक्टिविटी बढ़ गई है। तो अभी आप अगर अंदाजा लगा सकते हो, अगर आंसर दे सकते हैं, अगर नहीं तो मैं आंसर देती हूँ कि ये लो वाटर प्रेशर है और कंडक्टिविटी बढ़ी हुई है, इसलिए हमारा आरओ मेम्ब्रेन डैमेज्ड है। ओके, तो यहीं पर आपको दिख रहा है कि अगर हम अच्छे से लॉग्स मेंटेन करेंगे तो इजीली हम डायग्नोज कर पाएंगे कि प्रॉब्लम क्या है। अब हम आते हैं रिजेक्ट वाटर के पास। रिजेक्ट वाटर ये शब्द ही गलत है, क्योंकि ये पानी हाई इन टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स होता है, लेकिन इस पानी को दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। रिजेक्ट ये नाम सुन के ही हम लोग उसको ड्रेन वाटर में डाल देते हैं, पर आज की दुनिया में हमें धरती के बारे में सोचना है और हम ग्रीन नेफ्रोलॉजी पे काफी सारा काम करते हैं हमारे यूनिट में। अगर आप चाहें तो उसके बारे में हम अलग से कंसल्टेशन दे सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि 100 लीटर अगर प्रति घंटा हमारा आरओ का कैपेसिटी है, तो उसमें से हार्डली 30 या 40 लीटर ही हम डायलिसिस में इस्तेमाल कर सकते हैं, और 60 to 70% जो है, यानी 60 to 70 ml लीटर्स ऑफ वाटर हम नहीं इस्तेमाल करेंगे। इस पे हमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा। पोस्ट ट्रीटमेंट सिस्टम में काफी सारे लोग डीआयोनाइजर लगाते हैं। इसका भी काम सॉफ्टनर जैसे ही है। इसमें भी कैटायन एनायन यानी पॉलीवैलेंट आयंस निकाले जाते हैं। कैसे? आयन एक्सचेंज करके। ओके, या तो ये ड्यूल बेड रहते हैं, कैटायन अलग एनायन अलग, या मिक्स्ड बेड रहते हैं जिसमें दोनों भी मिक्स्ड होते हैं। मिक्स्ड बेड रेजन्स का जो परफॉर्मेंस है वो बेटर होता है एज कंपेयर टू ड्यूल बेड डीआयोनाइजर्स। इसमें ध्यान देना है हमें कि कार्बन फिल्टर अपस्ट्रीम होना चाहिए, मतलब पहले ही होना चाहिए, ताकि हम पूरा क्लोरीन निकालेंगे। अगर क्लोरीन रहा तो वो क्लोरीन या क्लोरामाइन कन्वर्ट्स टू नाइट्रोसामाइन, और ये हमारे लिए हानिकारक है, हमें कैंसर पैदा कर सकता है। इसे गिना जाता है, इसका परफॉर्मेंस गिना जाता है बाय रेजिस्टिविटी मीटर, जिसका लेवल होना चाहिए लेस देन 1 मेगा ओम्स पर सेंटीमीटर। उसके बाद आते हैं अलग अलग फिल्टर्स, जैसे 5 माइक्रोन फिल्टर या सब माइक्रोन या फिर अल्ट्रा फिल्टर। अल्ट्रा फिल्टर की खासियत है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी निकालता है। और फिर आता है यूवी लाइट। यूवी इरेडिएटर का वेवलेंथ है 254 नैनोमीटर्स, और इसका मेन काम है कि अलोंग विथ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये एंडोटॉक्सिन्स को भी निकालता है, और प्लस रेडिएंट एनर्जी डिलीवर होती है। तो इस तरीके से हमारा पानी बहुत ही प्योर, विदाउट एंडोटॉक्सिन्स, विदाउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, विदाउट एक्सेस मेटल्स, आयंस, ट्रेस एलिमेंट्स करके पूरा हमें पानी प्रोडक्ट वाटर मिलता है, विच इज फिट फॉर डायलिसिस। इसमें भी अगर प्रॉब्लम हो जाए तो मरीज को फीवर एंड चिल्स होंगे,
हम वाटर कल्चर और एंडोटॉक्सिन लेवल्स चेक करेंगे और फिर लाइन डिसइंफेक्शन, आरओ डिसइंफेक्शन या ब्लाइंड एंड्स के लिए देखेंगे। ब्लाइंड एंड्स मतलब पानी वहां जमा हो रहा है, आगे नहीं जा रहा, तो जमा वाले पानी में हमेशा बैक्टीरिया ग्रो होते हैं। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में सबसे अहम चीज है कि लॉग्स मेंटेन करना है। अगर हम लॉग्स नहीं मेंटेन करेंगे तो हमें कभी पता ही नहीं कर पाएंगे कि कैसे हमें कौन सा प्रॉब्लम टैकल करना है और कारण क्या है। अगर आपने आईएसओ या फिर एनएबीएच ऐसे कुछ किया होगा, क्वालिटी सिस्टम्स, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स, तो उसमें सिखाया जाता है कि जब डेटा है हमारे पास तो हम रूट कॉज एनालिसिस कर सकते हैं, चाहे वो इशिकावा डायग्राम लेके हो, चाहे वो 5 बाय टेक्निक लेके हो, चाहे वो कई अलग तरीकों से हो, पर ये लॉग मेंटेन करना बहुत बहुत जरूरी है। फिर हमें प्रेशर गेजेस पे ध्यान देना है। अगर कहीं पर भी कोई भी कंपोनेंट में प्रेशर डिफरेंस 10 psi से ज्यादा है यानी गड़बड़। हमें रोज की बैकवॉश हुई है या नहीं, रिंस हुआ है या नहीं, यही भी चेक करना है। कभी कभी हमें लगता है यार क्या रोज पूछे कि बैकवॉश हुई है क्या, भैया बैकवॉश हुई है क्या, पर नहीं, ये जरूरी है, क्योंकि जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, हर कंपोनेंट का फिर अपना अपना एफिशिएंसी कम होते जाता है। ब्राइन टैंक ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पानी में जब घुल मिल जाए सॉल्ट टैबलेट्स, तो कभी कभी हमें लगता है सॉल्ट तो है, पर वो एक्चुअली घुल मिल जाते हैं और खत्म भी हो जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि सिर्फ पानी है, सॉल्ट टैबलेट्स नहीं है। इसके भी अलग अलग क्राइटेरिया है कि ब्राइन टैंक को कैसे चेक किया जाए और कैसे मेंटेन किया जाए। हमारा जो नेफ्लर्न ऐप है उसमें डायलिसिस टेक्निक्स फॉर बिगिनर्स जो कोर्स है, उसमें ये सारे वीडियोस हैं कि डोजिन पंप कैसे लगाते हैं, ब्राइन टैंक कैसे भरते हैं, कितना पानी, कितने सॉल्ट टैबलेट्स, कैसे चेक करें कि ये सही है कि नहीं है, सॉल्ट ब्रिज मतलब क्या, ये सारी चीजें। फिर हम चेक करेंगे रोजाना प्रोडक्ट वाटर फ्लो, ये कम हुआ है या ज्यादा हुआ है। ज्यादा तो होगा नहीं, कम ही होगा, लेकिन उस पर हमें नजर रखनी है। और लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि सारे मरीजों को एक साथ कोई सिम्टम्स हो रहे हैं क्या। जैसे सडनली सबको वार्ड में हमारे फीवर या राइगर्स आ गए, या सारे पेशेंट्स का सडनली हाइपोटेंशन हो रहा है, या फिर सारे पेशेंट्स का सडनली हिमोलिसिस हो गया है। ये सारी चीजें हमको मॉनिटर करनी है कि एक साथ एक ही शिफ्ट में सारे पेशेंट्स को कोई कॉमन सिम्टम्स हो रहे हैं क्या। इस पे से भी हमें पता चलेगा कि पेशेंट के जो रिएक्शंस है कि हमारे आरओ में कोई प्रॉब्लम है या वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी कि हम जैसे नॉर्मल इंसान 10 लीटर या 14 लीटर पानी पीते हैं पूरे हफ्ते भर में, बट एक मरीज को एक डायलिसिस सेशन में 150 लीटर पानी मिलता है, और ऐसे 3 बार अगर वो हफ्ते में आए डायलिसिस के लिए तो 450-500 लीटर तक उसके शरीर में पानी मिलजुलता है। और इसलिए पानी की तरफ हम इतना ध्यान दे रहे हैं कि वो 500 लीटर पानी जो मरीज को हम दे रहे हैं हर सेशन में या हर हफ्ते, उसको हमें बहुत ही प्योर रखना जरूरी है। फिर कौन से रिपोर्ट्स हम करेंगे रेगुलरली? वाटर क्वालिटी, केमिकल और माइक्रोबायोलॉजिकल। वाटर क्वालिटी में हमें पीएच की तरफ ध्यान देना है। प्रोडक्ट वाटर का पीएच हमारे खून के पीएच से मिलना चाहिए, जैसे 6.8 to 7.8, और इसको हम आइसोटोनिक कहते हैं। हमें ऑल्सो हार्डनेस और टोटल डिजॉल्व सॉल्यूट्स को 20 ppm से कम रखना चाहिए, 20 पार्ट्स पर मिलियन। और फिर साल भर में एक बार तो भी आर्मी वाटर स्टैंडर्ड्स के हिसाब से सारे केमिकल्स को चेक करना चाहिए। इसमें सारे मेटल्स आ गए हैं, टॉक्सिक सब्सटेंसेस आ गए हैं, एल्यूमिनियम वगैरह है, क्लोरीन क्लोरामीन है। पर क्लोरीन क्लोरामीन हमें सिर्फ साल में एक बार नहीं, हमें रोजाना देखना है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो बहुत ही ज्यादा हिमोलिसिस करके धक्कादायक रिजल्ट्स दे सकता है। और हमें माइक्रोबायोलॉजिकल जो है वो भी महीने में एक बार एंडोटॉक्सिन लेवल्स और वाटर कल्चर करना जरूरी है। लेटेस्ट गाइडलाइंस जो है आर्मी के गाइडलाइंस, और दूसरा है आईएसओ और एनसी गाइडलाइंस। आईएसओ गाइडलाइंस के हिसाब से 100 CFU पर ml से कम होना चाहिए पानी की मात्रा, एक्शनेबल बैक्टीरियोलॉजिकल लिमिट। और अगर एंडोटॉक्सिन लेवल देखा जाए तो इट हैज टू बी लेस देन 0.125। और अगर हम अल्ट्रा प्योर वाटर यूज कर रहे हैं हीमोडाइल फिल्ट्रेशन या अलग चीजों के लिए, तो फिर इसका लेवल और भी कम है। फिर एक बार हमें माइक्रोबायोलॉजी के रिपोर्ट्स मिल गए कि हम क्या करेंगे,
हम सबसे पहले करेंगे लाइन डिसइंफेक्शन। यूनिट को बंद रखेंगे, लाइन डिसइंफेक्शन करेंगे। लाइन डिसइंफेक्शन को कम से कम 6 से 7 घंटे लगते हैं, और वो होने के बाद हम तुरंत फिर से एक सैंपल भेजेंगे। हमारी इन्फेक्शन कंट्रोल टीम यदि है हॉस्पिटल की, तो उन्हें इन्फॉर्म करेंगे कि ऐसे ऐसी सिचुएशन है, और फिर एक्सेप्टेबल लेवल्स आने के बाद ही हम स्टार्ट करेंगे फिर से डायलिसिस। Do you want to learn more about dialysis technique? Then go to Naflearn app on Google Play Store for more details. Naflearn has more than 113 videos on various dialysis techniques. Test series on every topic with 24/7 live chat support on Naflearn. Naflearn provide live webinar for more demonstration and one-to-one mentor support if needed. Buy now, visit on Play Store to get the Naflearn app. अभी आप सवाल पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। मैम ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट बताया हमें। रिजेक्ट वाटर को हम रीयूज कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी इतने टाइम से काम कर रहा हूँ फील्ड में, तो यही बताया गया था कि रिजेक्टेड वाटर जो है हम दोबारा यूज नहीं कर सकते ना, तो हालांकि इससे बहुत ज्यादा पानी जो है तो हमारा वेस्ट हो जाता है। तो ये आपने पॉइंट बताया मैडम, तो इसको हम दोबारा से रीयूज करेंगे अपने प्लांट में मैडम। थैंक यू। तो इसके अलग अलग प्रकार है रीयूज के। कोई लोग उसको कार वॉश में यूज करते हैं, कोई लोग, अभी लेटेस्ट पेपर आया है आई थिंक इजिप्ट से या कहीं से तो भी, कि उन्होंने अपने गार्डन में यूज किया है प्लांट्स ग्रो करने के लिए। सॉरी, साउथ ईस्ट एशिया से पेपर है, वियतनाम से या कहीं से। और हम लोग हमारे फायर टैंक में यूज करते हैं। जैसे फायर की टैंक रहती है फायर एनओसी के लिए 50,000 लीटर की, उसमें भी हमें पानी हमेशा रिफ्रेश करना पड़ता है, हम उसमें डाल देते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग यूज हम कर सकते हैं। सही सही जी। बाकी जगह जो अस्पतालों में यूज होता है, एक तो फायर टैंक के लिए यूज होता है उस पानी को, दूसरा लॉन्ड्री में यूज कर सकते हैं, और आपके पास ऑटोक्लेविंग और स्टरलाइजेशन का जो यूनिट है वहां पानी काफी लगता है। और हमने अपने अस्पताल में टॉयलेट्स में ये पानी सप्लाई किया, तो वहां पे भी फ्लशिंग के लिए, टॉयलेट फ्लशिंग के लिए, हाथ धोने के लिए ये पानी का इस्तेमाल हुआ। तो ये पानी को वेस्ट करना गलत है, इसी को रीयूज कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं इस पानी को। सही, ठीक हो गया, ठीक हो गया सर। उसमें लॉन्ड्री और CSSD के लिए तो हमें 0 TDS वाला पानी चाहिए होता है, तो ये रिकमेंडेड है इसके लिए सर? कई जनरल यूरोप के कई अस्पताल इसको यूज करते हैं। तो आपका ये पॉइंट मेरे को नहीं मालूम था, पर लिटरेचर में लिखा है कि वहाँ यूरोप की हॉस्पिटल्स में वो लोग लॉन्ड्री के लिए यूज करते हैं, और ये लोग धोबी घाट भेजते हैं अपने कपड़े धोने के लिए। पर क्या वो TDS शून्य रहता है क्या? नहीं लगता मेरे को। नहीं, सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, उसके लिए तो बेस्ट है सर, कपड़े धोने के लिए तो बेस्ट है, क्योंकि ये सॉफ्टनर से पानी निकला होता है ना सर, तो उसमें हार्डनेस कम होती है, तो उसके लिए तो बहुत बेस्ट है। कपड़े धोने के लिए आई थिंक नहाने के लिए भी बेहतर है, बालों के लिए भी अच्छा होगा। बिल्कुल। और मेन ना इसमें टॉयलेट्स मेन में मतलब टोटल डिजॉल्व सॉल्यूट्स ही ज्यादा होते हैं, बाकी कुछ नहीं होता इसमें। तो और कोई यूनिट्स तो इसको भी रीयूज करते हैं। अगर आपने सुना होगा डबल बाईपास सिस्टम एक है आरओज में, एक आरओ यूनिट मेम्ब्रेन के बाद दोबारा दूसरी आरओ मेम्ब्रेन लगाते हैं, तो ये भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो यूज नहीं कर सकते उस पानी को। अच्छा, ठीक है मैम। हाँ, आशा है कि आपको पसंद होगी। Hello. Yeah, hello. Yes. Sorry, Ji. I'm not a dialysis technician. I am a nephrologist, but I'm genuinely worried about my unit. So I have one query. Yes. And the purpose of joining this session was because of some problems that are happening in our unit at the moment. Yes, ma'am. So some of our patients are suffering from fever and rigors in our unit. Yes. But yes, so the thing is that these are the patients only who are dialyzing through central venous line or permanent catheter. However, the patient with AV fistula are permanently okay. They are okay. Generally, they are fine, right? Yeah. So my query is, issue hoga due to line or permacath, or is it related to the RO system? We have installed a new RO system 2 months ago.
right? Or unfortunately, we could not go for checking the endotoxin level because of the cost issues, Okay. because we are working in, I and the understand. TDS meter 1 ppm, right? The TDS meter shows 1 ppm. So I think the hardness might not be issued. TDS is okay. Yeah. We try to change the monthly the micron filters, but Okay. the issue is there are some patients who still suffers from fever and dry gulls. Could you guide us about that, please? Yes, I think Dr. Ukalkar would like to answer this question. Yeah. So the issue is that all your patients are not getting fever with rigors. Those with AV fistula are not getting fever with rigors. Therefore, you can eliminate the RO system as a possible cause of this problem. The sepsis seems to be related with the central lines, and I would suggest to you that you can try implementing the vascular bundle uh, to reduce the infection rate. If you look carefully at how the dialysis is started, how the dialysis is stopped, whether complete preventive this protective things are worn by the technicians, whether they use a cap, gown, mask, whether they do a dressing before the dialysis is started, before the hubs are before when they remove the hub from the vascular access, do they keep it in betadine? So these are some things which would help in reducing the infections caused due to central lines. This is a central line issue which I feel, and you can absolve the RO system of the infection cause. And implementing the vascular bundle does certainly reduce the infection rate. Right. Thank you for your response. Can we have any vascular bundles protocol? Can we get some from you, people? We can So that certainly send I it. can share with my Yeah, we patients. can share it with you. If you can share us your contact details, we can share that with you. Ma'am, even the CDC Atlanta has a Yes, lot sure. of I'll share guidelines. my. Yeah. Even online, if you go, the CDC Atlanta guidelines Sorry. are there, which are very simple to use. They're just one-page validated checklists for use for vascular bundles. Right from connection, Right. disconnection, then Right. scrub and hub protocols, they are all given. Of course, we will mail you, but I just wanted to additionally share with you. Yeah. Okay. I'll check it online as well. Thank you. Yes. Thank you so much, Mudassar ji, and all of you for being here today. We enjoyed this session more than we enjoyed the other one. And please wait for our next webinar on 19th. Okay? So, The time Thank you, begins ma'am.